जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्यों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट प्राचीन भारत का इतिहास डन कर रखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होने वाली है। देखिए, हम लोगों ने पूरे इतिहास को डन कर रखा है। जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मतलब ये पीछे से हम लोग चल रहे हैं ऐसे पूरा। रुके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ स्टार्ट में। देखिए, ये 153 पेज है पीडीएफ का, ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले इसमें टॉपिक देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव वैष्णव धर्म, इसके बाद भागवत धर्म, महाजनपद युग, भारत पर विदेशियों का आक्रमण, ये जो प्राचीन भारत में आक्रमण हुआ था उसकी बात, संगम युग, मौर्य युग, गुप्त वंश, इसके बाद सातवाहन, नंद वंश, चालुक्य वंश, प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत या फिर तथ्य। देखिए, यहाँ पे ये तथ्य की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होगी। तो ये इतिहास, प्राचीन भारत का जो इतिहास है, ये 153 पेज के आसपास है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आज की क्लास में जो वन लाइनर फैक्ट है, पढ़ने के बाद पूरी तरीके से डन हो जाएगा। तो ये वीडियो हमेशा आपके लिए फ्री पड़ी रहेंगी। आप आसानी से जब भी आपकी इच्छा करे आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ तथ्य दिए। देखिए, पहला तथ्य दिया, इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमई नामक अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित था। देखिए, जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, अगर वहाँ से कुछ छूट रहा है तो यही यहाँ पे एक तथ्य के रूप में दिया है। तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे उन्हें श्री पर्वती कहा गया पुराणों में। और एग्रोनोमई, ये मौर्य काल में सड़क निर्माण के अधिकारी हुआ करते थे। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। देखिए, चोलों के विषय में ज़्यादा पता है किसकी अपेक्षा, उनके पहले जो राजा हुए थे उनकी अपेक्षा। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्तीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। मतलब चोल शासकों ने ये व्यवस्था शुरू किया था कि मंदिर के दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए जाएं। आगे दिए, अगला तथ्य यहाँ पर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सत सहस्त्री संहिता उपनाम महाभारत से संबंधित। देखिए, सत सहस्त्री संहिता, इसका संबंध किससे? महाभारत से। कार्दमक क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसोंग, आबूजाई, अल मसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। देखिए, मुल्तान में जो सूर्य मंदिर है, इसका जो उल्लेख है कई विदेशी यात्रियों ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो सांबपुर जो यात्रा है, ये किससे संबंधित है? सूर्य पूजा से। दोस्तों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, कंपिल मेला जैन धर्म से संबंधित है। तो ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है। कंपिल मेला किससे संबंधित है? जैन धर्म से। राधा कन्हैया का की किस्सा की जो पुस्तकें हैं, इसके लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। देखिए, नवाब वाजिद अली शाह, इन्होंने राधा कन्हैया की किस्सा नामक पुस्तक लिखा है। भारुचि, मेधातिथि और गोविंद राय मनुस्मृति के भाष्यकार हैं। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। मतलब सातवाहनों के समय में मूल भाषा कौन थी? प्राकृत भाषा। सातवाहन काल में कला की लोक पक्ष का अधिक प्रोत्साहन मिला। आगे दिया, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी पूर्व से 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के मध्य है। ईंटों से निर्मित यह भारत की प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। देखिए, जो भीतरगांव का मंदिर है, कानपुर में स्थित है। यहाँ से यूपी जीके का क्वेश्चन बन सकता है। आगे दिया, गौरी का मृतभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। देखिए, जो
ताम्र पाषाण काल का समय था। इसमें महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे, लोग मृत होने पर उन्हें फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफना दिया जाता था। गर्द आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरी सभ्यता थी। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। दशहरी पंजाब का एक प्रवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी थी। यहाँ पे ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। आगे दिए मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कालीबंगा से प्राप्त होती है। देखिए मृड पट्टिका मतलब मिट्टी की जो बनी हुई पटरी है, इस पे सिंह युक्त देवता उत्कीर्ण किए गए, कालीबंगा से प्राप्त है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकय के शासक थे। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। मतलब जो वैदिक देवता थे उसमें बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण हुआ करता था। तो निष्क क्या थे, गले का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। मतलब निशाका से स्वर्ण आभूषण, मतलब निशाका क्या होता था, स्वर्ण आभूषण होता था। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगज कोई अभिलेख सूचना से देता है। देखिए बोगज कोई अभिलेख, यहाँ से पता चलता है कि आर्य भारत में ईरान से आए हुए थे। नेक्स्ट दिया बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है। ऋग्वेद काल में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास रखती थी। मतलब ऋग्वैदिक काल में बलि और कर्मकांड में भरोसा रखा जाता था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक पुराणों के हैं। आगे दिया ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ये ऋग्वैदिक काल जब प्रारंभ होता है तो वहां पर गाय के बारे में जानकारी दिया है। आगे दोस्तों यहाँ पर दिया है करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के कंग्यूपा वर्ग का है। देखिए करमापा लामा ये तिब्बत का जो बुद्ध समुदाय उससे संबंधित है। गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। मतलब गौतम बुद्ध ये कर्म में विश्वास रखते थे। अशोकाराम मठ पाटलिपुत्र में स्थित है। तो अशोकाराम मठ ये कहाँ पर है, पाटलिपुत्र में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है मतलब एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित कथन है। देश में बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। देखिए मूर्ति पूजा की नींव कहाँ से पड़ी, बौद्ध धर्म से पड़ी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनवाई गई थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। आगे दिए मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल के समय में हुआ था। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। मतलब खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ से राजा नंद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे दिया काल्पी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद मसग भारतीय गण और राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट की का उल्लेख किया है। पाटलिपुत्र नगर के अवशेष कुप्रहार स्थल से प्राप्त होते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र का था। तो बुलंदी बाग इसका संबंध कहाँ से, पाटलिपुत्र से है। मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यह रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलाभिलेख से प्रमाणित होता है। मतलब रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यह प्रमाणित करता है कि गुजरात पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। नेक्स्ट दिया है अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो देखिए भारत में पहला अस्पताल और औषधि बाग ये किसने निर्मित करवाया, अशोक ने। दीपवंश और महावंश में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। रज्जुक मौर्य शासन के में अधिकारी को कहते थे। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्पादन पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर दिया अनुराधापुर, जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अशोक के धर्म लेखों में केवल 2 यानी शाहबाजगढ़ी और मान सेहरा के शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए गए। मौर्य वंश के शासकों ने सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध बनाए थे। मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मतलब प्राचीन भारत के समय में दास्ता या गुलामी ऐसी परिस्थिति नहीं चलती थी। मौर्य काल का विभाजन 7 विशेष वर्ग तौर में था। मतलब देखिए मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्ग में विशेष तौर पर मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है। मतलब मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था, ये इंडिका से पता चलता है। मेगास्थनीज की इंडिका के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब जो इंडिका है ये मौर्य प्रशासन का, मौर्य में नगर प्रशासन कैसा था इसके बारे में बताता है।
मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है, मतलब मनुस्मृति ग्रंथ में पुनर्विवाह का वर्णन नहीं किया गया। सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुषस्प ने इस सरोवर को फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के उपराज्यपाल सुविशाख ने शक शासन रुद्रदामन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण करवाया था। गुप्त काल में स्कंद गुप्त के आदेश पर चक्रपालित ने झील का पुनर्निर्माण कराया था। इस झील का नाम क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे दिया दोस्तों, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट रुकिए, ये हो गया। अगाथोक्लिस के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से संबंधित है। रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। देखिए उस झील का नाम क्या है, सुदर्शन झील। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाणु ने जारी किए थे। कुषाणु ने नियमित रूप से सोने के सिक्के भी चलाए थे। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिए कनिष्क ने रवतक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख किया। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश और अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा, मतलब ये था। और यहाँ पे दिया अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का उल्लेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति पर किसका उल्लेख है, जहांगीर का लेख है ना। गुप्त वंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित थे। हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त कर ली थी। द्रौपदी रथ सबसे छोटा मंदिर है। देखिए द्रौपदी रथ ये सबसे छोटा मंदिर है। सोनगिरी ग्वालियर से 60 किमी दूर स्थित है। जिला दतिया मध्य प्रदेश में है। यह स्थान मुख्यतः जैन तीर्थ है। सोनागिरी में 108 मंदिर है, जिसमें क्रमांक 57वां मंदिर मुख्य है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम ग्राम प्रशासन व्यवस्था थी। तो चोल के समय में ग्राम प्रशासन व्यवस्था उत्तम थी। चोल शासकों के शासन में टोट्टवारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। दक्षिण भारत का जो चोल वंश है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। आगे यहाँ पर दिया दोस्तों, देखें नेक्स्ट, चोल शासक राजेंद्र ने बंगाल की खाड़ी को दान कर दिया था। चोल शासक राजेंद्र ने चोल गंगम नामक कृत्रिम झील निर्माण करवाने का श्रेय इनको दिया जाता है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार ने के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख से मिलता है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, है ना। इसका अभिलेख कहाँ से मिलता है, अब अरिका मेडो पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दिया शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तमिल ग्रंथों में कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक कंबन माने जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इस प्रकार यहाँ पर कुछ और चीजें दी गई। देखिए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तक्कोलम का युद्ध कई बार पेपर में बना, किसके बीच हुआ, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तिथि ने तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को बुरी तरह परास्त कर तुंड भनलभ पर अधिकार किया था। मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया है। पांड्य राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने भारत पर 560 से 1300 ईस्वी तक शासन किया। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। चीनी यात्री मातवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट और है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और यहाँ से देखिए प्राचीन भारत का इतिहास पूरा समाप्त हो गया। अब मध्यकालीन भारत का इतिहास, इस्लाम का उदय, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्राचीन भारत के इतिहास की जो सीरीज है ना बिल्कुल फ्री रहेगी और लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहेगी। आपको जब भी पढ़ना है आप चैनल पर आकर आसानी से पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो से हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।